अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हमारी क्लास है वेब डेवलपमेंट की, उसमें हम सीएसएस का स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल का मैंने आपको काफ़ी जो है ना वो लेक्चर दे चुका हूँ। अभी जो इसका हमने स्टार्ट किया था उसमें यह था कि सीएसएस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उसके तीन तरीके मैंने आपको बताए थे। एक था इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा था एक्सटर्नल। अगर आप सीएसएस की ये तीनों इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स देखेंगे तो इसमें सीएसएस हाउ टू में जाएंगे। सीएसएस कितने तरीकों से इम्प्लीमेंट की जाती है। ये लास्ट टाइम मैंने जब आपको बताया था तो उसमें ये आपको बताया था कि एक एक्सटर्नल सीएसएस है, एक इंटरनल सीएसएस है, एक इनलाइन सीएसएस है। ठीक है, तो उसके तीनों तरीके मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कैसे लगानी है, एक्सटर्नल कैसे लगानी है। इसकी एक एक एग्जांपल यहाँ पे भी दी गई है। मिसाल के तौर पर ये सबसे पहले इनलाइन सीएसएस के पढ़ते हैं। इनलाइन सीएसएस लास्ट पे इसमें लिखा हुआ है। इनलाइन सीएसएस ये होता है कि आपका कोई भी एलिमेंट है एचटीएमएल का, चाहे H1 है, P1 है, लिस्ट है, टेबल है या डिवीजन है, डिव है, कोई भी एलिमेंट आता है, फॉर्म का कोई एलिमेंट आता है, तो आप उसके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसमें एचटीएमएल के अंदर, और आप अपने जो भी ब्राउजर है उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो H1 है इसके साथ स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया गया है। ये उसका नेम है और ये उसकी वैल्यू है। इसमें याद रखिएगा कि ये H1 जो है, ये जो H1 है ये हमारा एलिमेंट है, HTML का एक एलिमेंट है। और ये जो स्टाइल है ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका नेम स्टाइल है और इसकी वैल्यू जो है वो ये वाली दी गई है इस डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, और H1 को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्टार्टिंग टैग और ये एंडिंग टैग है, इसके दरमियान हमने ये इनर HTML उसकी लिखी है। ठीक है, और उसके बाद ये आपको नेम्स का नेमिंग कन्वेंशन का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट है, इसका नेम स्टाइल है और इसकी वैल्यू क्या है, कलर ब्लू। इसके अंदर कोमा डाल के या आप इसकी दूसरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी ये थी हमारी इनलाइन सीएसएस कि आप उसको HTML एलिमेंट के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें आपके पेज के ऊपर कोई 40-50 इनलाइन सीएसएस इम्प्लीमेंट करनी है, उसको चेंज करना है, तो ज्यादा देर लगेगी। तो फिर उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस यूज कर लेते हैं कि HTML पेज के अंदर ही आप स्टार्ट का एलिमेंट स्टार्ट करते हैं और स्टाइल का ही एलिमेंट उसको क्या कर देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। H1 को यहाँ पे आप उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, H1 ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, तो इस जो एलिमेंट का नेम है उसके साथ ही उसको आपने कर दिया, तो वो जहां जहां पे H1 होगा वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह एक दूसरी तीसरी मैंने बताई थी आपको कि आपकी एक्सटर्नल सीएसएस, तो ये एक्सटर्नल सीएसएस लगाने का ये वाला तरीका है। ठीक है, तो ये चीजें ना मैं थोड़ी सी रिवाइज की है ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि हम सीएसएस का क्या कुछ करने लगे थे। फिर अब आपने करना है कमेंट्स। कमेंट्स में क्या चीज है
कि वो चीजें जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, चाहे कोई भी टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, कोई सी भी टाइप की लैंग्वेज है, उसके अंदर हम कमेंट्स देते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। अच्छा, अब जब भी आपने इसके कमेंट्स देने हैं तो याद रखिएगा इसमें करना क्या होता है। आपने आपने ये फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, ठीक है, और उसके बाद स्टेरिक, और उसके बाद स्टेरिक, और उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो फेंट होता जाएगा, वो सही नजर नहीं आएगा। इसका तरीकाकार यही है, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि ये कमेंट्स देने होते हैं ताकि जब कोई नया डेवलपर इस पेज को पढ़े या आप दोबारा इस पेज को दोबारा पढ़ते हैं, इसके इसमें ये कलर मैंने किस लिए दिया हुआ है, ये पैराग्राफ का की क्यों टैग लगाया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप कमेंट्स देना चाहें, the style is used for paragraph, ठीक है। तो आप अपने याद दहानी के लिए कि आपने ये जो काम किया ये किस मकसद के लिए किया था, ये कोड क्यों लिखा था, ठीक है, और इसका मकसद क्या है, ये इस कोड का इफेक्ट किस किस जगह पे आता है, ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसे ना लिखने से नुकसान कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिदम आ जाता है कि आप जब दोबारा इस पेज को, इस फाइल को दोबारा देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये कोड मैंने किस मकसद के लिए लिखा हुआ था, इसका क्या फायदा क्या है। इसी तरह अगर आप वो कंपनी छोड़ जाते हैं, अगली कंपनी में चले जाते हैं, तो जो दोबारा आपके कोड को पढ़ेगा तो उसके लिए आसानी रहेगी। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो क्या करते हैं, जिस बंदे का उन्होंने चेक करना हो कि क्या इसको तरीका आता है कोड लिखने का कि नहीं, तो वो उसकी इंडेंटेशन को भी चेक करते हैं, उसकी कमेंटिंग को भी चेक करते हैं कि उसके कमेंट्स किस तरह के दिए हुए हैं, ताकि पता चले कि अगर आप छोड़ के चले भी जाएं तो दोबारा किसी को दें तो आसानी के साथ वो उसको यूज कर सकें। यानी कि कलर का वेरिएबल किस लिए यूज किया है, पैराग्राफ का किसके लिए यूज किया है, ये सारी चीजें आपने इसमें मेंशन करनी होती है। तो जब मैं सर आपसे, जी बेटा। सर ये HTML का अलग होता है और CSS का अलग होता है। HTML में तो दो डैश लगा के तो आगे वो एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं। किस जगह पे, यहाँ पे? सर नहीं, कमेंट्स में उसी के कमेंट्स जो होते हैं उसमें ही ऐसे ही हाँ, करते हैं ना HTML कि का डिफरेंट, हाँ HTML के लिए वो डिफरेंट है, वो कुछ इस तरह का होता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे है, HTML का कमेंट जो होगा, ये HTML का कमेंट इस तरह का होता है, इसके अंदर सर जो इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों कमेंट्स के लिए यूज होते हैं। HTML का जो कोड है, उसको जो इंटरनेट ब्राउजर समझता है, उसका जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, वो जब इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझता है तो इसको कमेंट समझता है। जबकि CSS के लिए जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, उसके लिए वो इसको कमेंट, दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन CSS का जो मेथड है, वो आप जो कमेंट्स के लिए जो दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, वो आप HTML में नहीं यूज कर सकते और HTML वाला आप CSS में नहीं यूज कर सकते। मसलन इसी कोड को अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए नहीं ये यूज कर सकते, ये इसके लिए नहीं यूज कर सकते। CSS के अंदर आपने फॉरवर्ड स्लैश है, या गालबन ये मैं भूल गया हूँ कि बैक स्लैश है, तो इसके साथ स्टैरिक लगता है, और इसको फिर क्लोज भी करना होता है आपने। अगर आपने एक लाइन के लिए करना है, मसलन सिर्फ एक लाइन को, तो आप सिर्फ ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये रेड कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक लाइन के लिए आपके लिए ये वाला इस्तेमाल होता है, ये। यस सर, ये सिंगल इन लाइन कमेंट है सर। हाँ, ये सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर आपने यस पूरा सर। मतलब कि सबको कमेंट करना हो तो आप फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, फिर पूरी की पूरी लाइन जो यस सर, ये पैराग्राफ का है सर, भी मल्टीपल लाइन कमेंट सर। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए।
अच्छा, इसमें ये मीटिंग का टाइम होता है वैसे 40 मिनट ना, तो 40 मिनट के बाद अगर ये ब्रेक होता है, बीच में डिस्कनेक्ट होता है, तो मैं फिर दूसरे मिनट के बाद फिर आपको दोबारा इसको ज्वाइन करना पड़ेगा मीटिंग को, ठीक है? तो थोड़ा सा 1.5-2 घंटा लगा लेंगे आज पढ़ने के लिए। ठीक है सर। तो CSS कमेंट्स का ये है कि आपने जब एक लाइन के लिए करना है तो फिर आप वो फॉरवर्ड स्लैश को 2 मरतबा करते हैं, ये पूरा पैराग्राफ के लिए है, ठीक है? HTML CSS कमेंट्स ये थोड़े से डिफरेंट। HTML का कमेंट ऐसे होता है, ये देखिए, ये HTML के कमेंट्स है। कमेंट्स होते क्या चीज है कि ये प्रोग्राम में अंदर शामिल नहीं होते, ये सिर्फ जब आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पेज ओपन करते हैं जहाँ पे आपने कोडिंग की होती है, सोर्स कोड को ओपन करते हैं, तो उससे पता क्या चल जाता है कि जिस जो नया बंदा डेवलपर होता है या पुराना बंदा जिसने दोबारा उस पेज को ओपन किया, तो उसको पता चल जाता है यार हमने ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, या फिर इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कितना सेक्शन किसके लिए है, ये सेक्शन हेडिंग है, ये सेक्शन जनाब इसका लेफ्ट बार है, ये इसका सेक्शन राइट बार है, ये इसका सेक्शन फुटर है। तो ये सारी चीजें आपने साथ साथ कमिट्स लाजमी देने। एक अच्छा डेवलपर जो होता है कमिट्स को कभी मिस नहीं करता, ठीक है? तो ये हैबिट बनानी है आप लोगों ने, ठीक है? जब भी आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो वो ये चीजें लाजमी चेक करते हैं। आपको कहते हैं कि हम एक छोटा सा कोड लिख के दिखाएं, वो तो कोड तो सबको पता होता है, लेकिन असल में उसके अंदर आपने इंडेंटेशन वो चेक करते हैं, ठीक है? इंडेंटेशन मैं आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने ये वाला कोड लिखा है, तो एच ये बॉडी है, तो ये बॉडी के दरमियान में जो चीजें हैं वो एक स्टेप आगे होंगी, ठीक है? इसी तरह HTML स्टार्ट हुआ, HTML क्लोज हुआ, तो ये बॉडी भी एक स्टेप आगे होगी और हेडर भी है, इस तरह होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूं, ठीक है? वो इंडेंटेशन के लिए ना टैब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे टैब चलेगा नहीं, मैं इसको बस सिंपल सा आपके सामने ये देखें, इससे थोड़ी सी हायरार्की सेट हो जाती है। ये जो मैंने आपको दिया था ना वो क्या ना सब लाइन, तो सब लाइन ऑटोमेटिकली इस चीज को मेंटेन कर रहा होता है। ये बॉडी स्टार्ट हुई और ये सारी चीजें हैं, इस तरह आपने बॉडी के अंदर ये चीजें, ये सबको बकायदा स्पेसेस दे के टैब्स दे के इसको सेट करना होता है। इससे जब आप दोबारा इस पेज को देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये सेक्शन कितना है और इस सेक्शन में कितनी चीजें हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे कि आपको ये चीज जो नजर आ रही है उसमें हेड कहाँ पे स्टार्ट होता है, हेड कहाँ, तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इंडेंटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखें हेड स्टार्ट्स, हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, हालांकि हमें पता है कि हेड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है, हैबिट बना लेनी है, और इसके नीचे लिखना है हेड एंड्स। इसी तरह यहाँ पे बॉडी स्टार्ट्स, इसी तरह फिर बाद में बॉडी क्या होगी, एंड हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये कमेंट्स जो हैं, ये आपके पेज की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। चाहे आप सी लैंग्वेज यूज करें, चाहे C++ यूज करें, चाहे आप इसके लिए कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, उसके कमेंट्स आपने लाजमी सीख लेने हैं कि उसके कमेंट्स के लिए कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं और कमेंट्स को एंड कैसे करते हैं। जैसे CSS के अंदर ये वाला स्टार्टिंग के लिए कमेंट स्टार्ट हो गया और ये वाला कमेंट्स को एंड कर देता है, ठीक है? ये मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स करने के लिए होता है, ठीक है? ये मल्टीपल के लिए, इसकी मल्टीपल के लिए क्या होगा, इसको आप ऐसे कर दें, अब देखें ये करता है कि नहीं करता, वो उसको लाइन लगा दिया। तो आपने अभी इसका कमेंट्स के लिए क्या किया है, अब आपको पता चल गया है कि H2 के लिए या HTML के लिए ये वाला इस्तेमाल नहीं होता। अब इसको चेक कर सकते हैं कि एक लाइन के लिए क्या होता है, 2 लाइनों के लिए क्या होता है, ठीक है? इसमें जो HTML के लिए होता है ना, ये यहीं से स्टार्ट, एक लाइन के लिए भी यही है और मल्टीपल लाइंस के लिए भी यही है। आपने जब इसको यहाँ से कट किया और इसको नीचे यहाँ पे एंड कर दिया, तो ये सारा कुछ गायब हो जाएगा।
ठीक है, अब ये यहाँ पे नजर नहीं आए। कमिट्स का मतलब ये है कि ये डेवलपर के लिए है, ना कि किसी और के लिए। ये प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर बेटा कलर्स है, ये आपने लाजमी सीखने हैं। कलर्स के डिफरेंट तरीकेकार हैं जो आपने यूज करने हैं। कलर्स आरजीबी कलर्स होते हैं, हेक्सा कलर होते हैं, एचएसएल कलर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने भी सीएसएस यूज करनी है, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी है कि इन कलर्स को अच्छे तरीके से समझे। सर ये तो काफी सारे हैं, इसमें से कौन से याद करें? याद नहीं करना बेटा, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने कलर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कलर आपने याद नहीं करना है, कलर नहीं याद करना है, ठीक है। सर डिफरेंट ठीक है कलर्स तो सर, ठीक है। यूज करने को बुरा भी लगता है सर वो। ये 4 तरीके हैं ना, मैं आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने H1 लिखा, ये वाला H2 H1 ये सारे लिख लिए। इसके अंदर टोमेटो, ऑरेंज, ये कुछ कलर्स के नाम होते हैं। तो आप कलर को डिस्प्ले करवाने के लिए उसका नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो HTML का ब्राउजर है, ये जो आप यूज कर रहे हैं, कौन से वाला है? मैं तो यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, अगर वो इन कलर्स के नेम को सपोर्ट करता है तो कलर नजर आएगा। अगर कलर सपोर्ट नहीं करता होगा, कलर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कलर जो है ना, आप ये नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं टोमेटो की जगह पे जी कर दूं, यहाँ पे रेड नहीं ना लिखा हुआ, मैं रेड लिख देता हूँ। स्मॉल एबीसी में लिखें या बड़ी एबीसी में लिखें, छोटी एबीसी में लिखें, कैपिटल में, स्मॉल में, जैसे दिल करता है उसको लिखें। दोनों का मीनिंग है। ये स्मॉल में भी लिखेंगे तो तब भी यही है। ठीक है, तो ये जो कलर है, इनका नाम लिखना जो केस इनसेंसिटिव है। मतलब कि स्मॉल एबीसी में लिख दें जैसे मर्जी, बस आप इसको RE और D ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कैपिटल में, एक स्मॉल में, एक, तो ये केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, ये जो मर्जी कर लें, इसका नाम जो है ना ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह पिंक कलर है, तो आप पिंक कलर ये देख ले, पिंक है। तो वो नेम जो ये सपोर्ट करता है, सिर्फ यहाँ पे आपने अपनी तरफ से नहीं कुछ लिख देना। मतलब आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि शॉकिंग पिंक। हो सकता है इसको वो सपोर्ट करता हो। देखो ये शॉकिंग पिंक उसकी वोकैबुलरी में नहीं है, इसलिए उसको पता ही नहीं चला कि शॉकिंग पिंक कौन सा है। ठीक है, आप डार्क करके देख लें, डार्क से आता है कि नहीं आता। ठीक है, नहीं आ रहा। डार्क पिंक भी उसकी वोकैबुलरी में नहीं है। तो ये कुछ कलर्स होते हैं। तो ये 140 स्टैंडर्ड कलर्स के नेम है, जहाँ पे आ जाते हैं। साथ उनका कोड भी लिखा है। एलियस ब्लू है, ठीक है, एंटीक वाइट है, एक्वा है। ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर्स के नाम लिखे हुए हैं। जो जो कलर का नाम देते जाएंगे वो वहां पे शो होता जाएगा। ये डार्क स्लेट ग्रे है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये वही कलर आ गया है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कलर्स के नेम्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट 140 यहाँ पे उसने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। और भी है, ये कलर का पूरा ट्यूटोरियल्स है, कलर्स के यूज कैसे हैं, ये सारी चीजें वो फिर मैं साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। इसी तरह आपने कलर के नेम को इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद है बॉर्डर के कलर्स भी दे सकते हैं आप कलर्स की वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, इसके कलर देने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना होता है कि रेड के जो नंबर है वो 0 से लेकर 255 तक होते हैं। आप देखिए, मैं रेड चेंज कर रहा हूं तो बाकी कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ऊपर। मैं अगर ग्रीन चेंज करता हूं तो ग्रीन चेंज हो रहा है।
ब्लू चेंज करता हूं तो ये कम्बिनेशन है तीनों की, लेकिन 0 मिनिमम वैल्यू है और 255 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपने इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं देनी, 0 और 55 के दरमियान, 255 के दरमियान। अब देखें वही चीज है, यहाँ पे आप कलर का नेम जो है ना, मसलन रेड लिख दें यहाँ पे, ठीक है, ये रेड कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसी कलर को यूज करता हूं, ये 255 है, तो इस प्लेस के ऊपर 0 से लेके 255 के तरफ मैं 41 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ। तो देखते हैं कलर कौन सा आता है, ये वाला कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड में कलर देखे ना, तो ये वाला कलर आएगा। तो कलर देने का पहला तरीका क्या है कि आप कलर का नेम लिखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप सिर्फ कलर का नेम लिखेंगे, बस कलर का नेम रेड, कलर का नेम ग्रीन, कलर का नेम ब्लू, ये सारे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, क्या आप लिखेंगे RGB और बताएंगे कि रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, ब्लू कितना होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है 0 से 255 के दरमियान होगी, इससे ज्यादा भी नहीं होगी और इससे कम भी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर -60 आप नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर ये आया तो 41 और 40 के हिसाब से उसको कलर को लेगा, बस ये -60 को वो 0 कंसीडर करेगा, ठीक है। ये देखिए वही कलर चेंज नहीं हुआ, माइनस में वैल्यू चल जाएगी या 255 से ज्यादा वैल्यू जाएगी, यहाँ पे मैं 270 लिख देता हूँ, तब भी उसके कलर में चेंज नहीं आएगी। तो जितनी मर्जी ज्यादा वैल्यू हो जाए, 0 और 255 के दरमियान, 0 भी शामिल है, 255 भी शामिल है इसमें, तो उससे ज्यादा वैल्यू होगी या उससे कम है तो उसको डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी लेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कितनी लेगा, 0 लेगा। तो आप इस तरह भी कलर्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद है हेक्सा कलर्स। तो हेक्सा में उसी तरह कलर देने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि कलर का कोड है, ये कलर का कोड है हेक्साडेसिमल के अंदर। मैंने आपको बताया कलर का जो कोड है वो 6 प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 0 0 0, ये कलर का एक कोड है। ये 1, ये 0, ये 2, कलर का कोड, ये 3, ये चलता ना बेटा। मसलन यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 10 की जगह पे A आ जाएगा, 9 के बाद क्या होगा, 10, 10 के लिए A आ जाएगा, फिर ये सारे 0, फिर ये क्या आ जाएगा, B, फिर नेक्स्ट पे ये पे C, फिर यहाँ पे D, यहाँ पे E। ये कलर के कोड है जो आपने याद नहीं करना, लेकिन आप इंप्लीमेंट कर। F के बाद ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो 0 है ये चलता रहेगा F तक, फिर ये 2 हो जाएगा। जैसे आप स्पीड मीटर देखते हैं, अपने मोटरसाइकिल का स्पीड मीटर देखते हैं, तो जो राइट मोस्ट होती है वो 0 से 9 तक जब घूमती है तो 9 के बाद फिर वो 0 हो जाती है, तो उससे नेक्स्ट वाली जो गियर है वो उसका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। 2 के बाद हो तो वो 3 हो जाता है, 3 हो तो वो 4 हो जाता है, तो ये इस तरह बढ़ता रहता है। तो ये जो कोड है ये कलर कोड है, आपने 0 से लेके F के दरमियान जो हेक्साडेसिमल कलर्स है, हेक्साडेसिमल आपका नंबर सिस्टम है, उससे आपने ये कलर कोड देने हैं, ठीक है। ABCDEF, इसके अलावा आपने ना G देना है ना H देना है, कोई भी नहीं देना, 0 से कम नहीं देना और F से ज्यादा नहीं देने। और ये कलर कोड कितने में होता है, 6 डिजिट पे होता है, ठीक है। एक नंबर 6 डिजिट पे है,
तो यहाँ आप ये देखें कि ये 2 F हैं, 2 0 हैं, 2 ये 0 है। तो पहला रेड को शो करता है, रेड वाले पोर्शन को, ये ग्रीन वाले पोर्शन को, ये ब्लू वाले पोर्शन को। तो आपने अगर मसलन ये कलर अब रिपीट हो रहा है, आप इसके 3 कलर, ये 2 0 हैं, 2 F हैं, तो आप 2 F को 1 F लिखें, 2 0 को 1 0 लिखें, इस 2 0 को 1 0, तब भी ये ना 3 कलर जो है ना 3 नंबर पे भी उसको वही कलर वाला वही कलर देगा। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे ही नहीं करना, आपने पूरे 6 डिजिट ही देने हैं। ये गलत अप्रोच है, क्योंकि कुछ जो हमारे ब्राउजर्स हैं इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते। तो ये 6 नंबर वाले 6 डिजिट वाले नंबर को ये सपोर्ट जो हेक्सा, तो कलर आप 3 तरीकों से मैंने आपको बता दिए हैं। एक है कलर्स, आप कलर का नेम दे सकते हैं, दूसरा आरजीबी वैल्यूज उसमें पुट कर सकते हैं, तीसरा उसमें हेक्सा नंबर सिस्टम के जरिए, हेक्सा नंबर सिस्टम के जरिए से उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इसकी सैचुरेशन भी बताता हूँ। फिर है HSL, H से मुराद ह्यू, एस से मुराद सैचुरेशन, और इसकी जो है ना लाइटनेस है। तो इसमें जो ये बताया गया है, ये जो ह्यू है ये 0 से 360 के दरमियान होगा। 0 से कहां तक है? 0 से, और 0 इज रेड, 0 क्या है? रेड, 120 इज ग्रीन एंड 240 इज ब्लू। तो ये ह्यू जो है ये तीनों कलर्स को शो कर रहा होता है। साथ इसकी सैचुरेशन आ जाती है, ये परसेंटेज में बतानी होती है, 0 से लेके 100 तक। ये सैचुरेशन जो है 0 से लेके 100 तक। फिर उसके बाद जो 0 मीन्स अ शेड ऑफ ग्रे, 100 मीन्स फुल कलर, वो फुल कलर उसका आ जाता है। ये देखें यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे अगर 0 से मुराद ये है और 120 जो है वो आपका ग्रीन आ जाता है। ठीक है, ये ग्रीन आ गया। और जब आप इसको 240 पे लेके जाते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। तो 0 से लेके 199 तक ये रेड से ग्रीन की तरफ जाता है, ये रेड से ग्रीन की तरफ जाता है। और एक 120 से लेके 240 तक ये ग्रीन से ब्लू की तरफ जाता है, और फिर ब्लू से लेके आखिर तक ये रेड की तरफ फिर आगे चल जाता है। 350 57 तक जाता है, 58 59 तक इसका। तो ये 360 तक लेके जा सकते हैं आप इसको। सेचुरेशन जो है ना, इसकी लाइटनेस जो आगे दोबारा समझाता हूँ मैं, सेचुरेशन क्या चीज है इसकी। देखिए इसके कलर को डिम या डार्क किया जाता है, सेचुरेशन है, कितनी सेचुरेशन, 25% है, कितनी सेचुरेशन। उसके बाद इसकी लाइटनेस है, इसको लाइट कितना करना है, ये लाइट होता जा रहा है। ठीक है, उसके कलर लाइट होता जाएगा। और इसको डार्क करना हो तो इसकी लाइटनेस इसकी बढ़ाते जा रहे हैं, लाइटनेस कम करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो ये तीनों कलर आप इसको ऐसे लिखेंगे, HSL। और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं इसके W3 स्कूल्स के। तो इसमें ये देखें, ये ह्यू दिया हुआ है, ये सेचुरेशन है, ये इसकी क्या चीज है? HSL लाइटनेस है। ठीक है, लाइटनेस जितनी ज्यादा होगी कलर उतना ज्यादा ब्राइट होगा। इसको मैं 100% करता हूँ तो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा। तो ये ब्राइटनेस खत्म कम करनी है, आपने इसको 50% तक रख ली, डिपेंड करता है आपने कलर कौन सा लगाना है। ठीक है, तो कलर लगाने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, 4 तरीके। कलर का नेम दे सकते हैं, आरजीबी तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको किस अंदाज से कर सकते हैं? HSL के जरिए से। तो ये आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 तरीकों से कलर आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे भी हम पढ़ेंगे कि इसमें एस्पेक्ट रेशियोज भी आएंगी इसकी, HSL वैल्यूज की अल्फा वैल्यूज भी है। बस एक HSL है तो और एक HSL-A भी है। ठीक है, जो अल्फा जो है, पेरीमीटर इज नंबर बिटवीन 0 टू 1, 0 to 1 के दरमियान आपने देना है, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। आपने इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर देना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ऊपर एक कलर ये देखें क्या है, ह्यू हम इसकी बढ़ा देते हैं, ये वाला सेचुरेशन इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, लाइटनेस इसकी थोड़ी सी ये कर देते हैं। और इसका जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल कह रहा है, अल्फा पैरामीटर जो है, इसको हम चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड इस तरह का बन जाता है। और ये 1 करते हैं तो ये इस तरह का आता है। तो ये कलर के
इसके 4 पैरामीटर, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस और अल्फा, HSLA। HSLA इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सिंपल एक ए लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, तो 9, 100%, 64% और ये 0, 0 to 1, इसकी वैल्यू 2 नहीं दे सकते आप। 2 देंगे तो वो उसको 0 कंसीडर करेगा, ठीक है। 0.1, फिर एक एक के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको 1.25 ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसकी मेन वजह पता है क्या है, इसको आप जितना मर्जी इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है, लेकिन वो पहले 3 डिजिट ही लेगा, ठीक है, वो पहले 3 डिजिट उसमें पाएगा। अब इसको चेंज भी कर दें, यहाँ पे 9 लिख दें, ठीक है। ये क्रोम ब्राउजर जो है ना, ये मैक्सिमम सपोर्ट कर जाता है, लेकिन ज्यादा ब्राउजर जो है वो सपोर्ट नहीं करते। ये तो पहले 3 जो है ना इसको सपोर्ट करेगा। तो आपको ये तीनों तरीके आ गए हैं। एक इसके बाद है हेक्सा का भी है, एक HSLA आ गया, RGBA भी है, RGBA, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए RGBA, इसमें भी अल्फा शामिल है, इसके भी 4 पैरामीटर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। इसमें भी इसी तरह ही है, आपने रेड की जो है वो कॉम्बिनेशन 0 से 255 तक देनी है, ग्रीन की भी इसी तरह आपने 0 to 55 देनी है, और ब्लू की भी आपने 0 to 255 तक देना है। फिर अल्फा जो है 0 से लेके 1 तक, 0.1, 0.6, 0.7 और ये 3 नंबर तक नीचे तक ये सपोर्ट कर जाता है, ठीक है। ये देखें, इसमें वही RGB कलर है, साथ ए का इजाफा हो गया, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। तो रेड 255, ग्रीन 90, ये इतना, और जो ये है ये 0 है, तो 0 की जगह पे हम इसको 0.5 कर दें तो तब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा 3-4 तरीके हैं कलर देने के। कमेंट्स का आपको पता चल गया है, कलर देने का आपको पता चल गया। अब जो है बैकग्राउंड को कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड को करने के लिए अभी किस किस को समझ लग रही है, थोड़ी सी कोई क्वेश्चंस करने किसी बच्चे ने तो बता दे। नहीं सर, आ रही है समझ। चलो बारी बारी सारे बता। अब्दुल गनी, अबू बकर शाहिद, यस सर, समझ आ रही है। अब्दुल गनी, सर A1 समझ आ रही है, A1 समझ आ रही है। अली सईद, यस सर, समझ आ रही है। अम्माद, यस सर, समझ आ रही है। ठीक है। हारून, हारून, हमाद मुर्तजा, यस सर, समझ आ रही है। अच्छा अभी नेक्स्ट जो है ना हमारा है बैकग्राउंड कलर, हम चेक करते हैं, फिर बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, फिर बैकग्राउंड को रिपीट करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाते हैं, बैकग्राउंड की पोजीशंस होती हैं। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है ना जो पेज है उसको ये जिंदगी दे सकता है, इतना मतलब बेहतरीन किस्म का ये है कि CSS के जो बैकग्राउंड्स हैं, आपने कलर कैसे देना है, आपने बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाना है, आपने बैकग्राउंड को रिपीट करना है या एक्स एक्सेस पे रिपीट करना है, वाई एक्सेस पे रिपीट करना है या रिपीट नहीं करना। जी जी, सफीउल्लाह का मुझे पता था, सफीउल्लाह मौजूद है, मैं क्या बाकी शायद सोए ना हुए। तो अभी जब आपने बैकग्राउंड कलर देना है तो आप बैकग्राउंड कलर के लिए ऐसे इस्तेमाल, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड के बाद है डैश कलर।
अब कलर आप जैसे मर्जी दे दें, ये अब आपकी मर्जी है। कलर के लगाने के मैंने आपको 5-6 तरीके बता दिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा कलर का नाम दे सकते हैं, कलर की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, जो उसकी हेक्सा वैल्यूज है। फिर आरजीबी कलर है, फिर आरजीबी कलर है, फिर एचएसएल तरीके से, फिर एचएसएल के तरीके से। तो ये हमारे पास डिफरेंट, तो आपकी मर्जी है जौन से मर्जी तरीके से कलर को कलर का लगा दें, यहाँ पे टैग लगा दें। इस तरह ये है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हैं। अब वैलिड कलर नेम लाइक रेड वगैरह लिख सकते हैं, हेक्सा वैल्यू में कलर दे सकते हैं, आरजीबी कलर में दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कुछ दूसरे एलिमेंट्स है, यानी कि हेडिंग को आप कलर, हेडिंग का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर, ये आपकी हेडिंग है H1 CSS बैकग्राउंड कलर, तो उसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे ग्रीन कर दें। डिव का कलर आपने लाइट ब्लू कर दिया है, पैराग्राफ का आपने येलो कलर दिया है। अब आपकी मर्जी है, कलर जिस अंदाज से मर्जी है, तो आप लिखेंगे ना जब बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, तो उसके जो एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो नजर आएगा। अगर तो वो इनलाइन एलिमेंट हुआ तो सिर्फ वहीं तक ही होगा। मिसाल के तौर पर H1 की जगह पे मैं बोल्ड लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, बोल्ड करना है तो ये सिंपल है, जिस तरह उसका बैकग्राउंड कलर होगा, और यहाँ पे बी लिख देता हूँ, तो जितना बोल्ड के ऊपर वो टेक्स्ट लगा हुआ वहां तक ही जाएगा। तो ये इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जितनी जगह पे होते हैं उतनी जगह स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो भी लिखते हैं वो उसके साथ ही लिखा जाता है। फिर है बैकग्राउंड इमेज को आप जो है, ये बैकग्राउंड कलर की आप एक और चीज रह गई है, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी जो है कि वो कलर कितना ट्रांसपेरेंट, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आपने अगर ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी, उसको कहते हो ओपेसिटी, ठीक है। आप ये 0 to 1 के दरमियान देनी होती है, 0.1 0.2 0.3। जब ये ओपेसिटी देते हैं तो होता क्या है कि उसके ऊपर जो है उसका जो कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी को आपने जब भी कंट्रोल करना है तो किससे कंट्रोल करेंगे आप, आपने ओपासिटी से इसको कंट्रोल करना है। किसी का शेड डल करना हो, लाइट करना हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना बेटा, ये 0 और 1 के दरमियान रखनी है, इससे ना ज्यादा करनी ना इसे कम करनी है। फिर आरजीबीए के अंदर अगर आपने इसको चेक करना है कि इसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी करनी है, तो वो आरजीबी के अंदर ही उसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ये आरजीबी कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड आरजीबी लगा दिया आपने, और आपने देखा है ये आरजीबी और ए जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी है, जिसको आप अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप आरजीबी कलर लगा दें, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है 0 to 1 लगा सकते हैं। तो आप ये कलर चेंज करेंगे इसके, तो यहाँ पे नीचे जो आपके पास डिव लगी हुई है, H1 लगा हुआ है, H2 लगा हुआ है, ये सारी इसके ऊपर क्या करते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करके रख देता है। आप सिंपल ओपेसिटी लिखने के बाद 0.3 लिख दें तो उसकी ओपेसिटी चेंज हो जाती है डिव के अंदर, ठीक है, H1 उसको जो मिलती है। फिर बैकग्राउंड इमेज है, ये बैकग्राउंड इमेज जो भी लगाएंगे आप, आपके सामने है। ये बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। इसमें देखें कि बैकग्राउंड पे लाइट कलर है और टेक्स्ट का कलर डार्क है, तो ये वाज़िया नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया
कि जिसमें टेक्स्ट सही नजर नहीं आता, तो वो बैकग्राउंड कलर आपने नहीं लगाना। बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड पे इमेज, यहाँ पे आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। आपने लिखना है बैकग्राउंड डैश इमेज और उसके बाद यूआरएल देना है। इस यूआरएल में आपने इस डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का पाथ देना है जो आपने बैकग्राउंड पे लगानी है, चाहे वो इमेज ही लगानी है आपने, इमेज फॉर्मेट के अंदर जो भी होगी, चाहे वो जेपैग है, ठीक है, और जो दूसरी टाइप्स है इमेज की वो भी आप इसके बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि बैकग्राउंड का कलर और आपका टेक्स्ट कलर सेम हुआ तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तो गूगल ऐसे वेब पेजेस को क्या करता है, डिस्कर्ज करता है, सर्च इंजन जितने भी है उसको डिस्कर्ज करते हैं। तो आपने जो बैकग्राउंड का कलर इस तरह का लगाना है कि आपका टेक्स्ट का कलर जो है वो ज्यादा नुमाया हो। सर ये यूआरएल लिखना है, जी बेटा, जी पूछें। यूआरएल यूआरएल लिखना है। जी जी, बैकग्राउंड इमेज के बाद यूआरएल लिखना है, ये वाला उस, ठीक है हाँ, फिर उस यूआरएल का जो है ना, फाइल का यूआरएल यहाँ पे देना है। ये इमेज का पाथ होगा यहाँ पे, चाहे वो डॉट पीएनजी फॉर्मेट में है, चाहे जिस तरह मर्जी है। अब ये बैकग्राउंड रिपीट का देखते हैं कि एक इमेज आपने लगाया है तो वो रिपीट हो जाता है। ये देखें, ये एक छोटा सा बैकग्राउंड इमेज है, ये आपने लगाया, ये मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज है, सिर्फ इतना, ये इमेज आपको नजर आ रहा है। सर जी इमेज कहाँ यस पे है? सर। ये छोटा सा इमेज है, इसका जो विड्थ है वो 17 पिक्सल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 70 पिक्सल है, और इसकी जो हाइट है वो 150 है, ये यहाँ को नजर आ रही है। ये 150 इसकी हाइट है, ये मैंने थोड़ा सा आपको 300% टाइम जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये देखें, ये रिपीट हो रहा है ये इमेज बैकग्राउंड पे, वो एक्स एक्सेस पे भी गया, फिर नीचे वाई एक्सेस पे भी रिपीट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक जगह पे नजर आए, तो फिर हम उसको रिपीट का एक टैग साथ लगाते हैं कि वो साथ रिपीट हो। हम फिर उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट हो, हम उसको कहते हैं बैकग्राउंड इमेज, ये वाला है, यूआरएल उसका ये है, ये इमेज है, और ये बैकग्राउंड डैश रिपीट, ये रिपीट किधर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, रिपीट डैश एक्स, वो सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट होगा। अगर मैं उसको कहूंगा कि वाई एक्सिस के ऊपर रिपीट हो, तो वो वाई एक्सिस के ऊपर यूं रिपीट होगा, ये नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर रिपीट हो तो ये ऐसे नजर आएगा। अब बेटा इसका फायदा क्या होता है, मसलन एक इमेज आप इतना बड़ा लगाएंगे जो आपके जीरो से लेके पूरी स्क्रीन के ऊपर चल जाए, उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होने से उसका टाइम लोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप एक छोटा सा इमेज बना लेते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं। अगर यही आपने इमेज लगाना है, इतना बड़ा इमेज, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे लगे, एक ही इमेज लगे, तो फिर उसका नुकसान क्या है, कोई इमेज का साइज ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होने की वजह से आपका पेज जब लोड होता है उसको टाइम ज्यादा लेना पड़ता है। तो टाइम ज्यादा ले पेज लोड होने में, तो जो यूजर होता है वो इनकंफर्टेबल फील करता है, वो सही फील नहीं करता, वो कहता है ये वेबसाइट लोड हो रही है। तो आपने जब भी कोई वेब पेज बनाना है, तो ये सबसे ज्यादा ख्याल इसी चीज का रखना है कि जब आपका वेब पेज ओपन हो तो वो मिनिमम टाइम के अंदर, वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर टाइम होता है उसका, ठीक है। एक आइडियल वेबसाइट जो होती है उसका टाइम, जो लोडिंग टाइम होता है वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर होता है। तो आपने बैकग्राउंड एक्स एक्सेस भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड,
वाई एक्सेस, रिपीट वाई एक्सेस, रिपीट एक्स एक्सेस। और अगर आपने उसी इमेज को लगाया लेकिन आपने उसको रिपीट नहीं किया, मसलन इसको मैं रिपीट नहीं करता, ये खत्म करता हूँ, तो ये इमेज जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखे ना, रिपीट हो गया, एक्स एक्सेस पे भी रिपीट हुआ है और वाई एक्सेस पे भी रिपीट हुआ है। मैं इसको ये लिखता हूँ कि इमेज नो रिपीट, इमेज रिपीट नहीं करना, जो इमेज है सिर्फ वही नजर आए, नो रिपीट। अब तीन चीजें होगी इसमें, बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाना है, उसको एक्स एक्सेस पे कैसे रिपीट करवाना है, उसको वाई एक्सेस पे कैसे रिपीट करवाना है, और उसको रिपीट नहीं करवाना तब क्या होगा। और अगर आप ये नहीं लिखते बैकग्राउंड रिपीट वाला, तो डिफॉल्ट में वो क्या करेगा, एक्स एक्सेस पे भी रिपीट करेगा, वाई एक्सेस पे भी रिपीट करेगा। तो अब आपने अपने CSS कोड के जरिए से ये चीज इंप्लीमेंट करनी है कि आपने बैकग्राउंड डैश रिपीट लिखना है और उसके आगे नो डैश रिपीट लिख देना है, तो वो रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट एक्स एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे रिपीट डैश एक्स, तो ये एक्स एक्सेस के ऊपर से रिपीट होगा, ठीक है। और अगर आप कहेंगे इसको रिपीट डैश वाई, तो ये सिर्फ वाई एक्सेस पे रिपीट होगा, ठीक है। और अगर आप इसको लिखेंगे नो रिपीट, नो डैश रिपीट, तो ये रिपीट नहीं होगा, सिंपल वही रहेगा। जी, इस चीज की किस किस बच्चे को समझ लगी है? सर जी अगर ये तस्वीर हम दरमियान में लाना चाहें तो? वो नेक्स्ट में बताता हूँ आपको। अभी इस आ गई समझ सर जी। हाँ, ये बेटा आपने साथ साथ समझना, इन चीजों को साथ साथ लेके चलना है। ये उसामा हबीब किधर है अभी? उसामा हबीब, जुल्कुरनैन जिया, यस सर। ठीक है। जाइए सर। अभी मुझे लगता है सो रहे हो। सर ये क्लास ऑन करके सो जाते हैं। हो गया मोहम्मद जुबैर, सर, यस सर, यस सर। और तेरे क्या नहीं सर जी जाग रहे हैं, ग्राउंड से जाग बोल रहे रहा हैं है, सर ग्राउंड से पीछे से आवाजें आ रही है। टूर्नामेंट जी। का जुबैर क्रिकेट खेलने गए हुए हैं यार। घर सर जी नहीं नहीं, कंफर्म हो घर गया में हूँ, ग्राउंड घर में में है, हूँ यार। कंफर्म हो गया ग्राउंड में है। नहीं, इसकी तस्वीर देख लेते हैं यार, नहीं किधर बैठा हुआ। नहीं, जुबैर यार वीडियो जुबैर भाई कॉल हमें ऑन भी लेके करो। जाते यार। ये ले सर जी, ये ले। हाँ तेरी खैर, किधर है, किधर गया यार तू? बोलो ना जुबैर, बोलो ना जरा, ये इनको बताओ कि तुम मैच पे नहीं हो। यस सर, यस सर। शाबाश शाबाश। स्टेडियम की ना किसी उधर नहीं है भाई, ये घर में ही है। घर में हूँ, घर सर जी ये तो में। सर जी ये तो पर्सनल ले गया, दिल भाई जुबैर भाई ले गए। नहीं, इसको मैंने कहा है यार, इसको मैंने कहा है। सर जी माँ से वैसे भी नहीं वो भी सो रहा होगा। जी? सर लगता है उसामा सो गया। उसामा अभी वो चला गया है। सर जी जहर को रोटियां देखे, लेने जहर गया सो हुआ रहा है। होगा। आतिउल्लाह, सर जी माँ से सर जी जहर को देखे। मात सर सो ये रहा नहीं ऑनलाइन है। हो के लीव मोबाइल साइड पे रख देते हैं। नहीं नहीं, साइड पे नहीं रखा। क्या हुआ अबू बकर भाई? नहीं नहीं उसके हाथ में मोबाइल है यार, हुज़ैफा, साथ गेम खेल रहे हैं। यस सर। यस सर, हुज़ैफा जिंदाबाद भाई। अदील अंसर, हुज़ैफा बाहर खड़ा हुआ है सर जी। जी घर में सर, जाग रहा हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। सर जी सर हमारे गिलगित वाले सोते भाई हुए से भी जाग रहा पूछना है। है। जी बेटा, सर जी गिलगित वाले भाई से भी पूछना है, वो भी गिलगित में है। अच्छा अच्छा, वो वो किधर गिलगित है वाला यार? किधर है? जुल्करनैन है, क्या नाम है उसका? सर जी बाकिर बाकिर सर। नाम है उसका। बाकिर, बाकिर चला गया है गिलगित? यस यस सर, इधर ही हूँ मैं सर। पिंडी में सर क्या हुआ है? ये तो यार बड़े अरसे बाद क्लास में आए हैं। सर मैं गिलगित में था सर, दरअसल उधर नेट स्लो है सर, अच्छा अच्छा, इसलिए सर कल आया हूँ सर गिलगित आगे से। पढ़ते हैं भी आगे। बर्फबारी देखा है हो? अब बात अभी करना तक अब। नहीं हुई है अच्छा फिलहाल। जी, CSS बैकग्राउंड पोजीशन है बेटा, ठीक है।
सर क्लास लंबी नहीं होगी? कोई नहीं बता। आ जा भैया। हाँ जी जी बेटा। सर क्लास लंबी नहीं होगी? क्यों, क्या हुआ है? नींद आई? सर नींद तो नहीं आई, बहरहाल किसी काम जाना है। चले ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्लास एंड कर देता हूँ, तो नेक्स्ट जो है ना बैकग्राउंड रिपीट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर जी। आप लोग ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है। सर। ओके बेटा फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो Have a मच। nice day. थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर नेक्स्ट जी। क्लास कब है?